हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पांचवा दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ चुके थे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, किस किस वैज्ञानिक ने अपने आधार पर क्या क्या अवधारणाएं दी थी, वो हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा अम्ल और क्षार की पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, या किसी भी यौगिक की या उसके विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन एवं अपमार्जक। अपमार्जक शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है? अपमार्जक, इसमें एक शब्द आता है मार्जक। मार्जक मतलब मांजने वाला, यानी कि सफाई करने वाला। ठीक है, यानी कि टू वाइप क्लीन। कहने का मतलब यह है कि ये जो अपमार्जक है इसका ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है टू वाइप क्लीन। कहने का मतलब यह है कि अपमार्जक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, यानी कि सफाई करने के लिए जो पदार्थ काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साबुन, और फिर उसके बाद अपमार्जक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे साबुन द्वारा सफाई प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साबुन से। साबुन क्या होता है? देखिए, कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे हम बात करें कि CH4 क्या है? मेथेन। CH4 क्या है? मेथेन। C2H6 क्या है? एथेन। इसी तरह से कंटिन्यू चलते जाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन के एल्केन। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनमें से एक एक हाइड्रोजन हटाकर कोई भी ये समूह जोड़ दिया तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही एक हाइड्रोजन हटाकर COOH जोड़ा तो ये भी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस तरह से 17 कार्बन की एक एल्किल श्रृंखला है और उसमें जोड़ दिया मैंने COOH, तो हम क्या कहेंगे कि ये लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मैं मान लीजिए इस अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाता हूं NaOH से, तो हमको क्या मिलेगा? C17H35 COONA, ठीक है, प्लस H2O। इस तरह से यहां से H और यहां से OH, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। और क्या बन गया? C17H35 COONA। ये कहलाता है लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। क्या कहलाता है? लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिन्हें वसीय अम्ल भी कहते हैं, वसा अम्ल भी कहते हैं, उसका एक सोडियम लवण बन गया। अब मैं यदि NaOH की जगह पे KOH से अभिक्रिया करवाता तो कुछ ये उत्पाद प्राप्त होता हमको। पोटेशियम लवण कहलाता है ये, समझ गए? अब इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं अपन स्टीयरिक अम्ल। क्या कहते हैं? स्टीयरिक अम्ल। और ये क्या है फिर? स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण, स्टीयरिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो हम क्या कहेंगे? सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम स्टीयरेट। क्लियर हो गई बात? तो मेरे ख्याल से साबुन की परिभाषा निकल के आ गई होगी कि साबुन क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों या लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है हमारा साबुन। ठीक है, तो हम परिभाषा लिखेंगे इसकी।
तो क्या परिभाषा लिखी हमने, लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त या उच्च अणुभार युक्त जो वसीय अम्ल होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, उनके सोडियम अथवा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे साबुनीकरण। साबुनीकरण, साबुनीकरण क्या है, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, इसी को ही हम लिखेंगे अथवा। अब साबुन निर्माण तो कैसे होता है, साबुन निर्माण कैसे होता है, ये इस परिभाषा के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे उच्च अणुभार युक्त वसा अम्लों, ध्यान दें, जिसमें C12 से C18 यानी कि 12 कार्बन से 18 कार्बन तक की लंबी श्रृंखला हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या कहते हैं, वसा अम्ल, तेलीय जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो C12 से C18 की अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा KOH जैसे क्षारों से कराने पर साबुन प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। उतार लो इसको, फिर इसके बाद अपन इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि किस प्रकार से साबुन बनता है। देखिए उतार लिया होगा। देखिए हम लेते हैं अब एक वसीय अम्ल, देखिए एक बार बता देता हूं कि एक आया कहां से। ठीक है, देखिए CH2OH CHOH CH2OH, ये तो है भैया ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, और RCOOH ये है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इस तरह के ये 3 अणु लेते हैं अपन, 1 2 3। ठीक है, यहां इस तरीके से OH निकलेगा और यहां से निकल जाएगा H। जरा देखेंगे तो क्या बन गया, CH2, एक सेकेंड, यहां से निकलता है H और यहां से निकलता है OH। और साहब इससे क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही है, बात तो वही है, निकलने को तो H2 निकल रहा है, लेकिन प्रोसेस अलग होती है, कोई H+ देता है, कोई OH देता है, तो वो चीज बात की है अपने लेवल की नहीं है। देखिए तो यहां से H और यहां से OH निकलने के बाद बचा क्या, CH2O। ऊपर भी ध्यान देते चलना, CH2O
ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर सी ओ। तो देखो CH2OCOR या CH2COOR, ठीक है, ये देखो ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ये देखो। तो ये जो बनता है ये तो है एक एल्कोहल और ये है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिलने से क्या बनता है, एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। एस्टर बना है कहने का मतलब इसका। और ये आर श्रृंखला यदि हम बात करें तो ये कहलाती है एल्किल श्रृंखला। एल्किल श्रृंखला, तो आर की जगह पे हम मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरह से कोई सी भी एल्किल श्रृंखला ले सकते हैं, एस्टर बनेगा। लेकिन जैसी कि हमारी कंडीशन है उच्च अणुभार यानी कि लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, तो यदि मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं C17H35, 17 कार्बन की लंबी श्रृंखला ले ली अपन ने एक, तो ये बन गया स्टीयरिक अम्ल का एक एस्टर, या कह सकते हैं वसा अम्ल का एस्टर। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं NaOH से। किससे करवा रहा हूं, NaOH से। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, HONA, चलो ऐसे लिख देते हैं सीधे, NaOH, 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 कितने हो गए, 3। तीनों के तीनों अभिक्रिया करेंगे इसके साथ में, तो C17H35COONA, इस तरीके से भैया ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ये लो जी, हालांकि ऑक्सीजन इसके साथ में आता है, एक ऑक्सीजन इधर रह जाता है वो, लेकिन अभी लिखा हुआ जिस तरीके से समझो। देखिए क्या बना, C17H35, तीनों में सेम है, COONA, ठीक है, और ये बच गया CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। ये तो बन गया तुम्हारा साबुन, और ये है जी ग्लिसरॉल। साबुन और ग्लिसरॉल। अब साबुन और ग्लिसरॉल एक दूसरे में मिक्स हुए रहते हैं। जब ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये साबुन और ग्लिसरॉल एक दूसरे में मिक्स हुए रहते हैं, मिक्स हुए रहते हैं, मिक्स हुए रहते हैं। तो इनको अब अलग कैसे करें, तो साबुन के इस विलयन में हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार प्राप्त साबुन को NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाकर पृथक कर दिया जाता है, कर लिया जाता है। पृथक कर लिया जाता है, यानी कि NaCl डाल दिया जाता है इस विलयन के अंदर। NaCl डालने से क्या होगा कि सोडियम आयनों की अधिकता होने के कारण ये वाला जो पदार्थ है यानी कि साबुन जो है वो अवक्षेप के रूप में पेंदे में बैठ जाएगा और ऊपर के विलयन को हम निथार कर अलग कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ठोस साबुन प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाती है साबुनीकरण। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, साबुनीकरण। एक बात का ध्यान देंगे कि सोडियम साबुन बना लो या पोटेशियम साबुन बना लो, सोडियम और पोटेशियम के अलावा, सोडियम और पोटेशियम लवणों के अलावा कोई भी लवण जल में नहीं घुलेगा। ध्यान रखें, साबुन जो सोडियम और पोटेशियम लवण है, इनके अलावा कोई भी लवण साबुन कोई भी लवण युक्त साबुन जल में नहीं घुलेगा या साबुन झाग नहीं देगा। तो देखिए, जब सोडियम और पोटेशियम ही घुलते हैं मान लीजिए,
तो सोडियम से काम क्यों नहीं चला रहे, पोटेशियम काम में क्यों ले रहे हैं? पोटेशियम को कहां काम में लेते हैं? ऐसा कुछ अलग विशेष भी होता है क्या पोटेशियम और सोडियम से? ध्यान दीजिए, सोडियम आयन युक्त जो साबुन होते हैं वो कठोर होते हैं, इसलिए कपड़े धोने के साबुन जो बनाए जाते हैं वो सोडियम लवणों से बनाए जाते हैं। और पोटेशियम थोड़ा सॉफ्ट होता है, पोटेशियम थोड़ा सा सॉफ्ट होता है सोडियम की तुलना में, इसलिए नहाने के साबुन, शैम्पू या शेविंग क्रीम, इन सब को बनाने के लिए या इनके लिए जो साबुन वगैरह काम आता है वो काम में लिया जाता है पोटेशियम लवण युक्त साबुन। ध्यान रखें, पोटेशियम थोड़ा मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए नहाने का साबुन किससे बनाते हैं? पोटेशियम लवण से। और कपड़े धोने का साबुन किससे बनाते हैं? सोडियम लवण से। क्लियर हो गई बात? चलो इसको उतार लो एज इट इज। ठीक है, उतार लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ अलग अलग तरह के साबुन मार्केट में आते हैं। एक नाम सुना होगा तुमने, पियर्स का। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं पियर्स का, ये ध्यान रखना, लेकिन कहते हैं कि वो पारदर्शी साबुन है। कैसा है? पारदर्शी। दुनिया भर के साबुन है, कोई जरूरी है पियर्स ही है। लेकिन इस पारदर्शी साबुन की यदि हम बात करें तो वो पारदर्शी साबुन बना कैसे वो साबुन? तो ध्यान रखें, लाइन लिख लेंगे। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पारदर्शी साबुन कैसे बनाया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन में ग्लिसरीन मिलाई जाती है, ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ग्लिसरीन मिलाई जाती है या मिलाया जाता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन मिलाने से क्या होगा कि जो इसकी गंदगी है या कह सकते हो कि अवक्षेप जो अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ है वो घुलनशील अवस्था में आ जाएगा, विलेयशील अवस्था में आ जाएगा और ये साबुन पारदर्शी हो जाएगा। उतार लो। उतार लिया। देखिए, जल की बात करते हैं। साबुन अपन देखेंगे कठोर जल और मृदु जल के अंदर। तो देखिए, कठोरता, किसकी कठोरता? जल की कठोरता। वो दो तरह की होती है। कठोरता के आधार पर जो जल है वो दो प्रकार का होता है। ऐसे देखेंगे, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल की पहचान कैसे करते हैं या कैसे कहते हैं कि कठोर जल है, ये मृदु जल है? तो यहां भैया साबुन झाग नहीं देता है और यहां साबुन झाग देता है। ये लो जी, कठोरता के आधार पर दो प्रकार का जल होता है, कठोर जल और मृदु जल। जिसमें साबुन झाग दे दे वो तो कहलाता है मृदु जल, और जिसमें साबुन झाग नहीं दे वो कहलाता है कठोर जल। साबुन झाग दे तो मृदु जल, नहीं दे तो कठोर जल। ऐसा क्या है इस जल के अंदर? तो हम देखते हैं, यहां जो है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कुछ इस तरह के आयन उपस्थित होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया करके
C17H35COO Na मान लीजिए है, इससे कैल्शियम आयन उसमें उपस्थित है, तो क्या होगा कि कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया करके जो ये साबुन है C17H35COO का होल ट्वाइस Ca और Na अलग निकल जाएगा। इस तरह से ये धातु अलग निकल जाती है और ये कैल्शियम लवण बन जाता है। साबुन क्या बना लेता है? कैल्शियम लवण बना लेता है। और ये जो कैल्शियम लवण है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? यही तो बोला था कि साबुन और सोडियम और पोटेशियम के अलावा, सोडियम और पोटेशियम के अलावा अन्य कोई भी साबुन जल में विलय नहीं होता है। और अब ये क्या बन गया? अरे ये तो कैल्शियम साबुन बन गया। और कैल्शियम साबुन के लिए हम क्या बोलेंगे कि जल में नहीं घुलता है। और जब जल में नहीं घुलेगा तो वो क्या बनाएगा? गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ बना लेगा, जो उसको हम झाग नहीं कह सकते। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में खारा पानी। वो खारा पानी क्या होता है, यानी कठोर जल क्या होता है? वो साबुन उसमें झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका रीजन भी आज तुमको पता लग गया। मृदु जल में ऐसे ये आयन नहीं होते हैं, और जब ये आयन नहीं होंगे तो हमारा ये साबुन जो है चेंज नहीं होगा और झाग आसानी से दे देता है। क्लियर हो गई बात? चलो जी, तो कठोर जल और मृदु जल का पता लग गया हमको। कठोरता के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कठोरता जो है, जल की कठोरता जो है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। कैसे पता लगाएंगे? ये जल को केवल उबालने से ही दूर हो जाती है। देखो, पानी को जब गर्म करते हैं तो सफेदी जो अलग होती है वो कठोरता ही है, जो अस्थायी कठोरता कहलाती है। और यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि जल को उबालने से दूर नहीं हो, उबालने से दूर नहीं हो या नहीं होती है, तो वो कहलाती है स्थायी कठोरता। स्थायी है वो उबालने से भी दूर नहीं हो रही है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। क्लियर हो गई? तो ये कठोरता का भी पता लग गया हमको। तो बोले साहब, स्थायी कठोरता दूर कैसे होगी? उसको हम रासायनिक विधियों द्वारा अपन दूर करते हैं। ठीक है, चलो इसको उतार लो एज इट इज। कि हम ये लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो इसको उतारने के बजाय, कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन साबुन से अभिक्रिया करके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के एविलेशील लवण बना लेते हैं। जैसे लिखो, अभिक्रिया करके एविलेशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। ठीक है, हो गया, जिसके कारण यह झाग नहीं देता है। वो शुरू में लिख लिया था अपन ने। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अपमार्जक यानी कि जो डिटर्जेंट पाउडर आता है वो कठोर जल में भी झाग दे देता है। यानी कई बार पानी खराब होता है जिसमें कपड़े अपन नहीं धो पाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की वजह से, तो उसमें क्या है कि अपन डिटर्जेंट पाउडर डालें, तो डिटर्जेंट पाउडर डालने से वो आराम से झाग देगा और सफाई भी ठीक हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, एरो लगा के लिख लो, एक तीर लगा के लिखो इस तरह से, एरो। क्या लिखेंगे कि कठोरता युक्त या कठोर जल में अपमार्जक आसानी से झाग दे देते हैं। ठीक है, अब अपमार्जक की जब बात चल गई है तो भैया हेडिंग डाल दो ना, हेडिंग डाल दो। कौन सी?
मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अरे अपमार्जक डालनी है यार, अपमार्जक डिटर्जेंट, हेडिंग डालेंगे अपमार्जक डिटर्जेंट। लिखिए, इसमें लिखिए ये सोडियम एल्किल सल्फेट अथवा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। देखिए हमने लिखा सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम Na, एल्किल R समूह, सल्फेट SO4-2, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे सोडियम तो ये रहा, एल्किल ये रहा, बेंजीन C6H6 होता है। अब इन सब से अपन दोनों के दोनों अपमार्जक बना के देखते हैं। तो सोडियम एल्किल सल्फेट R, सल्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं OSO3, ये लो जी SO4 ही हो गया ना। SO4 में 2 आवेश लग रहा है -2, इसका मतलब एक बॉन्ड इधर बना लिया इसने और एक बॉन्ड इधर बना लिया, ये लीजिए -+, ठीक है। ये हो गया सोडियम एल्किल सल्फेट। इसके बाद आगे लिख देंगे सोडियम एल्किल सल्फेट। अब देखो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट सल्फोनेट सेम है बिल्कुल। इसमें R के साथ में बेंजीन और जोड़ देंगे R। अब देखो बेंजीन जो है आगे जाके तुम पढ़ोगे कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये लो 2 जगह से, एक साइड मैंने एल्किल जोड़ दिया और एक साइड जोड़ दिया मैंने OSO3-, ठीक है। ये लो जी, ये बन गया बेंजीन। अब देखो यहां 6 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं बेंजीन के, तो हम लिखेंगे C6H4 OSO3Na-। ये है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। देर मत करो, उतार लो। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये लो, उतार लिया। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। अब अपमार्जक में ऐसा क्या है कि वो कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। अपमार्जक में ऐसा क्या है जो साबुन में नहीं था? देखिए सब कुछ वही है, लेकिन साबुन था कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, सोडियम लवण, और जो अपमार्जक है वो है सल्फेट या सल्फोनेट लवण, सल्फेट या सल्फोनेट लवण, ठीक है। तो ध्यान रखें वहां जब बन रहा था कैल्शियम का आयन बन रहा था, कैल्शियम लवण बन रहा था कठोर जल में घोलने पर इस तरीके से C17H35COONA की जगह पे बन जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन यहां जब बनेगा
OSO3Na जो है उसकी जगह पर मान लीजिए ये बन जाता है कैल्शियम। तो कहने का मतलब ये है, ये तो जल में नहीं घुलता है, लेकिन सल्फेट जो आयन होते हैं, सल्फेट जो लवण होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और यही कारण है कि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। लेकिन अब समस्या ये आती है कि यहाँ जो हम ये R लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, R देखो इस तरह की होती है श्रृंखला, CH3 CH2 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 CH2, कंटिन्यू बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। इसको तो कहते हैं अपन अशाखित और लंबी श्रृंखला। और यदि मैं इसको इस तरह से बना देता हूं CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 या CH CH3 CH3, ये लो जी, तो क्या बन गई, शाखाएं बन गई। तो इसको कहते हैं अपन शाखित श्रृंखला। क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला। तो ध्यान दें कि ये जो शाखित श्रृंखला वाले जो अपमार्जक बनते हैं, शाखित श्रृंखला वाले जो अपमार्जक बनते हैं, ये क्या करते हैं कि जलीय जीवों द्वारा, लिख लो, शाखित श्रृंखला युक्त अपमार्जकों का जलीय जीवों द्वारा अपघटन या निम्नीकरण नहीं हो पाता है, अतः ये जल प्रदूषक होते हैं, ये जल प्रदूषक होते हैं। नीचे एरो लगा के लिखेंगे इस तरह से, तीर लगा के। इसीलिए अशाखित एवं लंबी श्रृंखला युक्त अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है या किया जाना चाहिए। ये लिखो, किया जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग पदार्थ उनके अंदर ऐसे मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है और इनके जल प्रदूषक होने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए कि जल प्रदूषण होगा। देखो, अपन जब कपड़े धोएंगे अपमार्जक से, वो किस में जाएगा, जल में। जल में थोड़े जल से जाएगा वो नदी के जल में, नदी के जल में जाएगा तो फिर वो क्या होगा, जल को प्रदूषित करेगा। और जल को जब प्रदूषित करता है कोई भी पदार्थ, तो उस पदार्थ का जलीय जीवों द्वारा अपघटन होना, उसका निम्नीकरण होना, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए उसका अपघटन नहीं हो रहा है किसी भी जीव द्वारा, तो वो प्रदूषण करेगा, अदरवाइज प्रदूषण नहीं करेगा। क्लियर? चलिए उतार लो। उतारो क्या, लिख लिया अपन ने, लाइन लिख ली, बहुत है। तो भैया ये हुआ अपना साबुन और अपमार्जक फिनिश। अभी भी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, सिर्फ ये समझा है हमने कि साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम लेंगे साबुन द्वारा सफाई करने की प्रक्रिया। साबुन सफाई कैसे करता है, ठीक है, साबुन सफाई कैसे करता है, मिसेल क्या होता है, मिसेलीकरण प्रक्रिया क्या होती है। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए अगला वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला वीडियो जैसे ही डलेगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर रखा होगा। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और वीडियो पुरानी हो जाएगी, बाद में कब देखोगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।